नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, अभी भी मैं गुवाहाटी में हूँ और 15 अगस्त को मैं फिर कैमूर पहुँचूँगा, क्योंकि प्रशिक्षण लगातार चल रहा है। लेकिन आज संडे है, तो आज छुट्टी का दिन है। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं जो बड़ा ही कन्फ्यूजन का विषय है, बड़ी ही चर्चा होती है। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 4 बिंदु हैं हमारे ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस और ईपीएफ। ये 4 बिंदु हैं जिसके लिए मारामारी है। हमारे बहुत से नियोजित शिक्षक भाई एनपीएस और यूपीएस के लिए भाग खड़े हुए और दनादन भागे कि बहुत पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगा। लेकिन जरा इस पे हम ध्यान दौड़ाते हैं तो पहली बात तो समझ लीजिए, मैं पहले ये चर्चा कर दे रहा हूं कि साथियों, 10 साल 5 साल जो सेवा बिता लिए, जिनकी सेवा 10 साल बची हुई है, 9 साल बची हुई है, जिनकी सेवा 10 साल से कम है, वो तो यूपीएस एनपीएस से छट गए, उनको पेंशन की बात ही नहीं है। जो राशि जमा होगी वो मिल जाएगी नगद। तो 10 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा उस राशि का, वो समझ सकते हैं। ठीक है। अब रही कि 10 साल से अधिक सेवा, अगर आपकी सेवा 15 साल है तो 25 साल से वंचित हो गए फुल पेंशन से। तो कहने का मतलब है कि यूपीएस में आपको 25 साल पे 50% पेंशन है। जितनी राशि आपको 12 साल का जो औसत होगा, यानी आखिरी 12 महीने की जो वेतन आपके होंगे, उसका औसत जो होगा उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, अगर आपकी सेवा 25 साल हो जाती है। ये क्लियर हो गया आपको? अब भैया ये समझ लीजिए कि अगर आपकी सेवा 25 साल नहीं होती है तो औसत पेंशन। लेकिन अब ये आपको ध्यान रखना है, जो निरंतरता की रट लगाए बैठे हैं बंधु कि निरंतरता मिल जाएगी। अरे भैया, निरंतरता आपको कैसे मिल जाएगी? अगर निरंतरता मिल गई तो आपकी सेवा 1 से 1.5 लाख ऐसे लोग होंगे जिनकी सेवा 25 साल पूरी हो जाएगी यूपीएस में, और उनमें सरकार को 50% पेंशन देना पड़ेगा हर हाल में, नियम है। तो वो सरकार आपको निरंतरता नहीं देगी। मुझे विश्वास हो रहा है कि उस चीज को सरकार पहले ही जानती है कि यूपीएस आ रहा है, इसमें तो 50% निरंतरता दे देंगे तो इनको 50% देना पड़ेगा। और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी कहे हुए हैं कि वित्त विभाग के ऊपर है, वो अपनी स्थिति देख करके चीजों की समीक्षा करके करता है। ये वित्त विभाग का काम है, पल्ला अपना झाड़ लिए। ठीक है। तो वित्त विभाग तो कभी नहीं कहेगा कि हमारे पास इतना पैसा है कि मैं पेंशन दे पाऊं 50%, संभव है नहीं। 8वां वेतन मैं दे पाऊं, संभव है नहीं। भैया जाने वाले, एक बार सोच लो, जितने लोग अभी परीक्षा फार्म भर दिए हो, परीक्षा देने की तैयारी में हो, परीक्षा दे दिए हो, ज्वाइन करने से पहले इन चीजों को एक बार जा करके गूगल पे अच्छे से अध्ययन कर लो, आँख खोल लो अपना, फिर जाओ। रोक कौन रहा है? मैं प्रयास कर रहा हूं एक शिक्षक होने के नाते। एक शिक्षक का काम ही होता है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, दोनों काम होता है। शिक्षक का काम सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं होता है। अगर आप सिर्फ ज्ञान देने की बात करते हो तो पूर्ण शिक्षक आप हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक शिक्षक जो है आदान और प्रदान दोनों करता है, और शिक्षक सीखता है तब सिखाता है। सिर्फ आप अगर सिखाते हो, सीखते नहीं हो, तो फिर अधूरे हो जाओगे आप। आपके अंदर घमंड आ जाएगी, और शिक्षक के अंदर अगर घमंड आ गई तो फिर समझ लीजिए आप किसी लायक के शिक्षक नहीं रह जाओगे। तो इन चारों बिंदुओं पर जो बंधु मैं चर्चा कर रहा हूं, ओपीएस क्या है? ओपीएस में सरकारी कर्मी
इसकी स्थापना 1881 में अंग्रेजों के समय में हुई थी और 1924 में इसको मूर्त रूप में अच्छी तरह से लाया गया। ये कर्मचारियों के क्या है, सुरक्षा के लिए उनको पेंशन प्रदान, ताकि वो रिटायर होने के बाद किसी के भरोसे ना रहें, इसलिए ये पेंशन प्रदान उनको किया गया। इसमें शिक्षकों को या कर्मचारियों को पेंशन के लिए अलग से कोई योगदान नहीं करना पड़ता है, इतनी अच्छी पेंशन थी। सरकार के ऊपर खर्च बढ़ता था, इसीलिए सरकार ने इसको हटा दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अब ओपीएस की बात नहीं, हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मांग तो कर रहे हैं लेकिन सरकार, अटल जी की सरकार ने 2004 में समाप्त किया था, लेकिन 10 साल तक कांग्रेस की भी सरकार रही, गठबंधन की सरकार थी, क्यों नहीं लागू कर दिया? जो शुरू हो जाता है बंधु, उसको लागू करना इतना आसान नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? 9300 का वेतन समाप्त कर दिया बिहार सरकार ने, उसको लागू करने का जहमत कोई उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। तो वैसे ही 5200 का जो मांझी जी ने घोषणा किया था, माननीय नीतीश कुमार जी ने दे दिया था, उसको समाप्त कर रहे हैं, उसको देने का जहमत अब कोई नहीं उठाएगा। और 5200 का शिक्षक, जैसे 9300 का वेतन शिक्षकों से विलुप्त हो गया, अब शिक्षक 9300 का वेतन नहीं पाते हैं, जो पुराने बच गए उसको बच गए, उसी तरह से 5200 का भी वेतन लुप्त प्राय हो जाएगा। और अब 5200 का भी वेतन आगे भविष्य में आपको शिक्षकों के बीच नहीं दिखेगा, अन्य कर्मियों को दिखेगा, लेकिन शिक्षकों के बीच ये भी नहीं दिखेगा। समझ गए आप लोग? ये क्लियर कट समझिए। ओपीएस के बारे में आपने जान लिया, इसमें गारंटी होता था पेंशन का। उसके बाद सरकार ने इसको समाप्त किया, तो 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू किया। एनपीएस क्या है भैया? तो एनपीएस में सरकार और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं। ठीक है, लेकिन भैया ये जान लीजिए कि ये भी निवेश पर निर्भर करता है। सरकार ने इसमें क्या कर दिया, निवेश तो किया, लेकिन उसको शेयर मार्केट में पैसे को लगा देती है सरकार। आपके पैसे का आनंद कंपनियां लेती हैं, बढ़ गया तो असली फायदा वो लेंगी, ये समझ लीजिए। एनपीएस भी फेलुअर, सारे कर्मचारी विरोध करने लग गए, तो सरकार ने उसको हटाकर फिर क्या किया, 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस ला दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला दिया। इसमें क्या है मेरे भैया, अब यूपीएस में क्या फायदे क्या नुकसान, इसमें भी बहुत बड़ा झोल है, इसका अध्ययन तो कीजिए आप लोग। अब यूपीएस में क्या है, आप 25 साल सेवा कंटिन्यू देंगे तो आपको 50% पेंशन का, वो भी 12 महीने जो आखिरी वेतन होंगे उनका औसत 50% मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अब उसमें लिमिटेशन है, भी बहुत सारी चीजें साफ नहीं हुई हैं। उसमें लिमिटेशन है कि एक मुश्त जो राशि मिलती थी आपको 10 लाख 20 लाख 25 लाख, वो बहुत कम हो जाएगी और सारे पेंशन में पैसे आपके चले जाएंगे और पेंशन लेते रहिए। ठीक है, एक मुश्त वाला किस्सा खत्म, जो आप कोई काम कर लेते थे। सरकार कभी भी आपको फायदा नहीं देती है, अपने फायदे में रहती है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जब इतनी अच्छी है भैया, तो हमको क्यों नहीं ओपीएस दे दिए? बात समझ गए? ये सीधा कान पकड़ते हैं और एक तो घुमा के कान पकड़ते हैं, तो वही बात है। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, जो चीजें अच्छी हो जाती हैं उनमें लाभ कम होता है। ठीक है, अभी क्या है, ईपीएफ का जो है सो 19 नवंबर 1995 से शुरुआत हुआ। ठीक है, ये क्या है, इसमें अभी लाभ सरकार कम दे रही है। ठीक है, इसमें 67 लाख कर्मचारी लगभग हैं, तो सरकार जो है इसमें लाभ कम है, इसलिए सरकार ने क्या किया, देख रही है कि इसमें कर्मचारी तो अधिक जुड़े हैं और खर्च भी सरकार को कम देना पड़ रहा है, तो इसमें निवेश सरकार ज्यादा करना चाह रही है।
कि ज़्यादा कर देंगे तो इफेक्टिव कम पैसे में ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और वो सरकार का गुणगान करेंगे। समझ गए? तो लगातार ईपीएफ में सरकार सुधार कर रही है, लगातार सुधार हो रहा है, आप जैसा कि देख भी रहे हैं। तो हमें ईपीएफ में अभी बहुत सुधार देखने को मिलेगा, बहुत फायदा। 1000 से सीधा 7500 पे आ गए और इसमें बहुत लाभ सरकार और देने जा रही है, ये जान लीजिए। इतना मैं विश्वस्त हूं कि ईपीएफ में कम पैसे में अधिक लाभ आपको मिलने जा रहा है और मिलेगा भी। सरकार नियमावली में उसमें लिखा हुआ है ईपीएफ के, जो इसमें ईपीएस होता है, पेंशन स्कीम है उसका, उसमें 58 साल से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अगर उस राशि को छोड़ देते हैं तो 4% वार्षिक आपका पेंशन बढ़ जाएगा। जितने साल छोड़ दीजिएगा 4% बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो साथियों, जो हो हल्ला मचाए हुए हैं नियोजित से विशिष्ट बनने के लिए, अपनी आंखें खोल ले। सरकार अपने फायदे के लिए आपको विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक बनाई है, आपके फायदे के लिए नहीं। और आप सोच रहे हैं कि खजाना खोल देगी सरकार, तो दिमाग से निकाल दीजिए। जो सरकार पहले दे देती है उसको काटती है, जैसे ओपीएस को खत्म की। ठीक है? एनपीएस और यूपीएस दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस सीधे नाक जो पकड़ना है घुमा के पकड़ने का काम किया गया है, उसमें कोई लाभ नहीं है। बात समझ गए? बस आप दिग्भ्रमित हुए हैं, आपके पैसे को एक बार ना देकर उसको रोक करके पेंशन के रूप में देना है। बात समझ गए? अब इसमें है कि सरकार दिखाई है कि देखो 18.5% आपको दे रहे हैं और फिर उस पैसे को अपने पास रख ले रही है, उस पैसे को अपना निवेश में लगा देगी। आपको कम राशि पेंशन में उतनी राशि मिलेगी नहीं, उस पैसे से सरकार अच्छा खासा पैसा कमाएगी। ये है, इससे बिजनेसमैन मालामाल हो जाएंगे। आप समझिए, सरकार को भी प्रॉफिट देंगे, सरकार निवेश कर देगी, इतना पैसा दे रहे हैं आप कमा के भैया दो हमको, आपको लिमिट कर दी, इतना पैसा आपको देंगे हम, हो गया। तो सरकार ने आपको ऑफर दिया कि देखिए देखो 18.5% हमने 14 दे रहे थे तो आज 18.5 दे दिए, लो। लेकिन 18.5 क्यों दी? आपका पैसा तो अपने पास रख ली। जैसे कि 9300 वाले जो रिटायर हुए, 4 लाख रुपया उनका सरकार रख ली है, 2100 रुपया पेंशन दे रही है, जो कि 3000 रुपया होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन 900 रुपया तो सरकार को प्रॉफिट हो गया। आपके पैसे से ही सरकार कमा रही है। समझिए इस टेक्निक को, इस टेक्निक को आपको समझना है। वहां आईएएस लोग बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा खोपड़ा लेके, समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप लोग तो दिमाग लगाते नहीं, बस सिर्फ कह देंगे अरे भैया इतने लोग भाग गए, क्या वो मूर्ख थे? मूर्ख थोड़े हैं। तो ये भारत की संस्कृति है भैया, जब गड्ढे में गिर जाते हैं ना तब कहते हैं ओ मिस हो गया, नहीं न समझ पाए। अच्छा चलिए, सब लोग तो गड्ढे में गिरे हैं, तो उसी गड्ढे में गिराने की ये प्रक्रिया चल रही है कि मैं तो गिर गया हूं। कितने लोग जान रहे हैं कि हम गड्ढे में गिर चुके हैं, हमको नुकसान होगा, लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम अकेले क्यों, बाकी लोग भी आ जाओ, मेरे साथ रहोगे तो कल मेरे पर हंसोगे नहीं ना मेरे भैया। ये है तरीका भारत की संस्कृति का। भारतीय लोग ऐसे होते हैं, भेड़ सा। तो भेड़ नहीं बनो भैया, मेरे शेर बनो ना। मैं कल यहां जो एक चिड़ियाघर है उसमें गया था, एक शेर और एक शेरनी दिखे हमको। शेर तो दिखा नहीं, शेरनी दिखी, लेकिन शेर की दहाड़ सुना। एक शेर पूरे चिड़ियाघर को गुंजायमान कर दिया मेरे भैया, एक आवाज। लेकिन उसमें कितने भेड़ हैं पता ही नहीं चला।
बहुत सारे जीव, छोटे छोटे जीव पड़े हुए थे। कौन जानता है, कौन उनकी आवाज सुनता है? लेकिन एक शेर मेरे भैया पूरे चिड़ियाघर को दहाड़ से, उसके आवाज से गर्रा गया। तो वैसा शेर बनो ना कि आपकी आवाज से पूरा बिहार गुंजायमान हो जाए। वो आवाज बनो ना, भेड़ नहीं मेरे बनो मेरे भैया, शेर बनो, शेर। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।